हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही कम समय में हम आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए देखते हैं आज की हमारी लैंडिंग पेज पे, हमारी पहली स्लाइड पे हम ये क्या देख रहे हैं। ठीक है, आज वैसे तो इंटरनेशनल स्नेक डे है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंट्रेंस किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेक डे कब है ये कहीं से भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने देखा आज और क्या हुआ था। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 16 जुलाई 1945 को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जब पहली बार किसी भी एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया था। ठीक है, न्यू मैक्सिको राज्य अमेरिका में, उसके अलामोगोर्दो टेस्ट रेंज में ये किया गया था। इसका निक नेम उस बॉम्ब का गैजेट रखा गया था। ठीक है, देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन इस पे आपको मिल रही है इस छोटे से पैराग्राफ में। हर एक चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, बिल्कुल। ठीक है, वो प्लूटोनियम बेस्ड इम्प्लोशन डिवाइस था, वो यूरेनियम बेस्ड नहीं था, प्लूटोनियम बेस्ड था। 19 किलोटन का था और 300 मीटर वाइड क्रेटर इससे निर्मित हुआ था। उसका किलोटन कितना था और क्रेटर कितना चौड़ा बना था ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए 16 जुलाई को किया गया था। उस न्यूक्लियर टेस्ट के प्रोजेक्ट का नाम ट्रिनिटी रखा गया था। वो जो डिवाइस जिसको टेस्ट किया गया उसका नाम गैजेट रखा गया था, और अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अलामोगोर्दो टेस्ट रेंज में ये टेस्ट किया गया था। ठीक है, ये दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त, देखिए 16 जुलाई को इन्होंने बॉम्ब को टेस्ट किया, फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बॉम्ब गिरा दिए अमेरिका ने। ठीक है, तो चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इंडिया भूटान ओपनिंग अ न्यू ट्रेड रूट। ठीक है, 16 जुलाई को इंडिया भूटान ने एक नया ट्रेड रूट ओपन कर दिया। कहाँ से कहाँ के बीच में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैगौन वेस्ट बंगाल और पसाखा इन भूटान। ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि भूटान के साइड से पसाखा वाला पॉइंट आपसे पूछा जाए। हाँ, इंडिया के साइड से जयगांव जैसे वेस्ट बंगाल से हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या हाईलाइट है यहाँ पर, हम आपको बताते हैं कि द लैंड रूट विल हेल्प टू मूव इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स। सीधी सी बात है, रास्ते से क्या होगा, सामान यहाँ से वहाँ आएगा जाएगा, लेकिन पसाका में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेट मतलब समझिए एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जहाँ पर की इंडस्ट्रीज होंगी, तो इसके लिए रॉ मटेरियल और गुड्स वहाँ पर जाएंगे भारत की तरफ से। तो भारत और भूटान के बीच में इससे और ज़्यादा सामान यहाँ से वहाँ होगा, और दिस रूट विल हेल्प बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड विल लीड टू डिकंजेस्शन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। देखिए नॉर्मल पब्लिक जिस रोड से जाएगी उससे अलग ये रोड डेडिकेट कर दिया गया इस काम के लिए। ठीक है, अब चाइना फैक्टर क्या है, देखिए इंडिया हैड रिसेंटली प्रपोज टू बिल्ड रोड इन येती टेरिटरी ऑफ भूटान विच चाइना क्लेम्ड recently. The road will also help India access Tawang in Arunachal Pradesh quickly. The road will reduce distance between Guwahati and Tawang by 150 kilometers. तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये यहाँ पर बहाना हो रहा है, और असली काम क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहाने के लिए तो हम वहाँ पर सामान भेजेंगे, ट्रेड वगैरह होगा, इसके रास्ता बना रहे हैं। असली काम देखिए येती एरिया में हम लोग चाह रहे हैं कि रोड बने तो चाइना का थ्रेट वहाँ पर से कम हो। इंडिया चाइना एक शतरंज की हाईली एस्केलेटिंग गेम खेलते जा रहे हैं इस रीजन में, और भूटान जैसे देश बेचारे इस बीच में पड़ जा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी डोकलाम वाला जो मामला था उसमें भूटान का ही एरिया था जो इंडिया ने डिफेंड किया था। भूटान इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया भूटान के बीच में इस तरह के एग्रीमेंट है कि भूटान का जो डिफेंस है वो इंडिया की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट देखिए, साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। चाइना ट्राइड टू ब्लॉक फंडिंग ऑफ साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। द सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईस्टर्न भूटान। अकॉर्डिंग टू चाइना द सेंचुरी वॉज पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है, अब भाई डिस्प्यूट हो चाहे नहीं हो, सेंचुरी के जानवरों का अगर बेनिफिट होगा तो उससे आपका क्या चला जाएगा। लेकिन चाइना इस तरह की हरकत करते रहता है। चाइना इज़ द न्यू पाकिस्तान आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसके बारे में आप पढ़ के रखिए, यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन सी विशेष बात है यहाँ की, ये ज़रूर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर अबाउट द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, जो कि कतार में अब होने वाला है, जो कि इसी साल होने वाला था शायद। ठीक है, जो कि अब कतार में होगा। जो टीम्स
the World Cup would be the last to involve 32 teams, as the teams are to be increased to 48 in 2026 टूर्नामेंट। देखिए 2026 से 48 टीमें खेलेंगी। अब तो शायद इंडिया खेल ले जाके वहाँ पर, है ना। पूरी हम लोग फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं 2026 तक भगवान ने चाहा ज़रूर इंडिया फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, बहुत हम लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें लिख भी दिया है कि इंडिया नेवर पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप वगैरह। खैर ये आपसे कभी नहीं कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछा ये जाएगा कि कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कतार में होने वाला है और 2022 में होने वाला है। ठीक है, याद रखिए। नबार्ड जो है उन्होंने 44 लाख के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में जाके। ठीक है, नबार्ड खेती के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, अंडमान निकोबार वगैरह में भी खेती होती होगी, ज़रूर वहाँ पे जाके उन्होंने पैसा दिया। देखिए दे हैव बीन लॉन्च टू डेवलप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ऑल्सो टू हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द टेरिटरी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए, स्वयं सहायता समूह, इस तरह के हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, औरतें अचार पापड़ वगैरह का बिजनेस करती हैं, तो इस तरह का वहाँ पर काम किया जाता है। अराउंड 385 विलेज लेवल प्रोग्राम्स आर टू बी कंडक्टेड एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लीडर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एसएचजीज विद एन एड ऑफ ₹10 लाख। देखिए वहाँ पर अंडमान निकोबार में वहाँ की जो जनता है उसको धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम है ये। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह है उनको मशरूम कल्टीवेशन और बैम्बू हैंडीक्राफ्ट के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर ये पूछ लिया गया कि किस चीज़ के लिए नबार्ड अंडमान निकोबार में एसएचजीज को ट्रेनिंग दे रहा है, देखिए वो काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये, है ना। उस पर कोई गेस नहीं मार पाएगा वहाँ पर। मशरूम और बैम्बू दीज आर नॉट एंडेमिक टू अंडमान एंड निकोबार। कोई नहीं कह सकता कि मशरूम सिर्फ अंडमान में होते हैं या बैम्बू सिर्फ निकोबार में होते हैं, है ना। ये कहीं भी हो सकते हैं, तो आप गेस नहीं मार पाएंगे। इसको याद कर लीजिए, ये टफ क्वेश्चन है, अगर ये आपसे बन गया तो बहुत आपके लिए रैंकिंग में आप ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कुटीर उद्योग जो करेगा उसको माइक्रो एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है, 100-150 मेंबर्स ऑफ वेरियस एसएचजीज को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑल्सो नबार्ड हैज टाइड अप विद सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI टू कंडक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हो रहा है। नबार्ड इज टू ऑर्गेनाइज रूरल हार्ट्स इन ग्राम पंचायत। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए। महाराष्ट्र की पहली वुमन इलेक्शन कमिश्नर जो थी उनका निधन हो गया है। द फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड द फर्स्ट वुमन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती नीला सत्यनारायण। श्रीमती नीला सत्यनारायण थी कौन पहली महाराष्ट्र की महिला इलेक्शन कमिश्नर थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उनको डेथ हो गई कोरोना से। ठीक है, उन्होंने 150 गाने लिखे हैं। देखिए ऑल्सो शी हैज़ कंपोज म्यूजिक फॉर सेवरल मराठी मूवीज़। ठीक है, आप भी अगर जाके UPSC में सेलेक्ट हो जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तो फिर आप भी गाने वगैरह लिखेंगे, है ना। तो बाद में गाने लिखने का मौका मिले, इसके लिए अभी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, द ऑफिसर जस्ट लाइक एवरी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स फेस्ड सेवरल चैलेंजेस इन हर करियर। ठीक है, द GOI हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड सेवरल कमिटीज़ एंड ब्रॉट अबाउट लॉ रिफॉर्म्स टू कीप अप द ऑटोनॉमी ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, अब देखिए इनके ज़रिए बेसिकली बात हो रही है इलेक्शन कमीशंस की। ARC जो दूसरी ARC की रिपोर्ट थी, जो कि मेंस के लिए हर कोई पढ़ के रखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है ARC की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल पढ़ के डाउनलोड करके उनकी समरी एटलीस्ट पढ़ के रखिए। रिकमेंड्स दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी रिकमेंडेड बाय द गवर्नर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय अ कॉलेजियम। द कॉलेजियम शुड कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कैसे देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट का बने वो सरकार के प्रभाव से मुक्त रहे, इसका यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कैसे इनका इलेक्शन होता है ये आप पढ़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या बोल रहे हैं देखिए, अंडर आर्टिकल 243। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा किस आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, दैट इज 243। ठीक है, द स्टेट इलेक्शन इज वेस्टेड विद द पावर्स टू कंट्रोल, डायरेक्ट एंड प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ऑल पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज. These are he is appointed by the governor of the state. The article also states that the tenure and appointment of the state election commissioner is directed according to the law made by the state legislature. ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे वहाँ की सरकार नाराज़ हो गई, जगन रेड्डी जी की सरकार। तो उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को रिड्यूस कर दिया। तो इनको बोला कि भाई अब आप, या उनकी एज लिमिट को रिड्यूस कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अब इनका जो टेन्योर था वो कट शॉर्ट हो गया, तो नया इलेक्शन कमिश्नर वो अपॉइंट कर देते। लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट पे इस बात को चैलेंज कर दिया कि एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाया कैसे जा सकता है। हटाया उस बेसिस पे जा सकता है जैसे किसी हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी महाभियोग चला के उनके ऊपर, है ना, इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस चला के नहीं हटाया जा सकता। प्लस जब तक एक जज सर्व कर रहा है उसकी सर्विस की जो
कंडीशंस हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द सेम इज़ एप्लीकेबल टू द इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बहुत वहाँ पर मामला पेचीदा हो गया। इस मामले को आप पढ़ के रखिए। हाई कोर्ट इस मामले में फाइनल जजमेंट क्या देता है ये हम सबको देखने की बात होगी, क्योंकि ज़रूर उस पर एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर ये लास्ट लाइन लिखी गई है कि स्टेट का लेजिस्लेचर जैसा लॉ बनाएगा उस हिसाब से टेन्योर और अपॉइंटमेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का होगा, जो कि बात करेक्ट है। पर एक बार उसका अपॉइंटमेंट हो गया, अब उसके जो टेन्योर का ड्यूरेशन है इस दौरान आप कुछ परिवर्तन उसके साथ नहीं कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पर एक डाइकोटॉमी है, एक यहाँ पर डिबेट है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करके रखिए, ज़रूर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे इस बार एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग इनॉग्रेटेड। किस देश के साथ हमने फूड प्रोसेसिंग के से रिलेटेड हमने कोलैबोरेशन किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इटली के साथ हमने किया है। ये हरमिंदर कौर जो है ये हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उनका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। ठीक है, मिशन विल फोकस ऑन की एरिया सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह। इंडिया का प्लान है टू इन्वेस्ट इन मेगा पार्क्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स इन द फ्यूचर। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वोकल फॉर लोकल वगैरह लिखा हुआ है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए, WHO यूनिसेफ बता रहे हैं वैक्सीनेशन में देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन। ठीक है, क्यों? अब भाई, अब देखिए दुनिया भर में कोरोना से रिलेटेड लॉकडाउन हो रहा है, तो कहाँ लोग घर घर जाके वैक्सीन बांटेंगे, है ना। यहाँ कोरोना की वैक्सीन की बातचीत चल रही है। दुनिया भर में देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एक पूरी पीढ़ी अगर वैक्सीन से वंचित रह गई, उनकी एज निकल गई वैक्सीनेटेड होने की, तो फिर वो बीमारियाँ और फैलने लग जाएंगी, है ना। इंडिया बोल रहा है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैड हॉल्टेड इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़। इन यूपी एटलीस्ट 1.5 मिलियन चिल्ड्रन, 15 लाख बच्चे जो है उनको वैक्सीनेशन मिस हो गया। ठीक है, इसे देखना पड़ेगा। इससे देखिए MCQ कौन सा बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके इसमें कोई एक लाइन दे सकता है कि वैक्सीनेशन कम हो रहा है। तो और तो कोई मैं नहीं समझता कि यहाँ पर। देखिए, DTP3 में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, डिप्थीरिया, टिटनस और पेट्रूसिस। इसको क्या तो खांसी बोलते हैं, समथिंग खांसी या खसरा बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखिए DTP3 में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ है। देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स में फ्रेश राउंड 4th राउंड कंक्लूड हो गया है। जगह जगह लोग अपनी अपनी जगहों से वापस जा रहे हैं। देखिए, देप्सांग और पेंगोंगसो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह थी जहाँ चाइना बच करने को तैयार नहीं था। वहाँ पर भी अब लग रहा है कि चाइना फिंगर 4 पर वापस पहुँच जाएगा। देखिए, इंडिया होल्ड स्टिल फिंगर 4 ऑफ द पेंगोंगसो। इंडिया फिंगर 4 तक रहता था और इंडियन आर्म फोर्सेज यूज टू पेट्रोल टिल फिंगर 8। द चाइनीज होल्ड टेरिटरी टिल फिंगर 8 and are demanding India to vacate positions till finger 2, a demand not accepted by India. India holds 1/3 of the lake and the remaining 2/3 are held by Chinese. ठीक है, ये कौन सी फिंगर तक कौन रहता है ये आपसे पूछा जा सकता है। दिप्सांग प्लेन्स जो हैं उस प्लेन्स में द चाइनीज हैव कम 18-20 किलोमीटर इनटू द इंडियन टेरिटरी। द प्लेन्स आर क्रूशियल एरिया फॉर द इंडियन आर्मी बिकॉज ये देखिए, ये तो इस जगह की ज्योग्राफी तो पूरा रट लो भाई बिल्कुल। इस पर क्या पता 2-3 क्वेश्चन आ जाए। अब समझ रहे हो, दारबुक श्योक दौलत बे गोल्डी सबसे हाईएस्ट वहाँ पर एयर स्ट्रिप है मिलिट्री के लिए। तो दारबुक श्योक और दौलत बे गोल्डी ये रोड जो बन रही थी DSDBO, ये फ्रॉम ले कनेक्ट्स द हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ काराकोरम रेंज। द काराकोरम रेंज सेपरेट्स चाइनाज जिंगजियांग प्रोविंस फ्रॉम लद्दाख। ये भी याद कर लो, ये भी बिल्कुल MCQ में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू में काराकोरम सेपरेट्स जिंगजियांग फ्रॉम लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो अब उनको 300 करोड़ दे दिए गए। भाई अर्जेंटली आप मिलिट्री के लिए डिवाइसेस खरीदिए। ठीक है, जो कि हम लोग ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई स्कर्मिशेस हो जाएं, चाइना पाकिस्तान के साथ कुछ घटना हो जाए, हमारे पास प्लेन वगैरह ये सब रहने चाहिए। देखिए, 12 सुखोई और 21 MiG-29 खरीदने की ऑलरेडी बात हो चुकी है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जून में ही 500 करोड़ पर प्रोजेक्ट दे दिया था DAC को। मेन क्वेश्चन यहाँ पर जो आएगा आपसे वो ये है, एक तो ये कि जो हमने क्या क्या खरीदे, तो सुखोई और MiG-29 हमने खरीदे हैं। ठीक है, और मैं दो दिन पहले की वीडियो में हमने बात की थी इजराइल से और कहीं से हम कुछ ऐसे मिसाइल सिस्टम या ऐसा कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। डिफेंस एक्विजिशन से रिलेटेड खबरों पे आप निगाह रखिए, इनसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द 3 सर्विसेज। तो साफ दिख रहा है डिफेंस में एक्विजिशन मतलब क्या अक्वायर करेंगे। तो अब डिफेंस फोर्सेज क्या अक्वायर करेंगे, हथियार अक्वायर करेंगी हथियार या टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें, उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। इसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कोई गैस मार के सोच सकता है कि प्राइम मिनिस्टर होते होंगे, पर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ना CDS होता है इसका चेयरमैन। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर भी MCQ बन सकता है इस बार। ठीक है, पढ़ के रखिए आप उसके बारे में क्या नोवल पॉइंट्स है। ठीक है,
तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।